नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। कुछ इसी अंदाज में दोस्तों मुकुल राय की भाजपा से तृणमूल कांग्रेस में वापसी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने उन्हें घर का लड़का बताते हुए कहा है कि घर का लड़का घर वापस आया है। जी हां, 3 साल तक मुकुल राय भाजपा में रहे, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने। उनकी मौजूदगी के कारण ही पश्चिम बंगाल में भाजपा की पैठ बढ़ी, पकड़ बढ़ी। लेकिन अब टीएमसी में वापस आने पर उनका कहना है, यानी मुकुल राय का कहना है कि सभी परिचित चेहरों को देखकर वे बहुत खुश हैं। तो सवाल यह है कि क्या मुकुल राय अब तक भाजपा में पराया महसूस कर रहे थे? क्या भाजपा के लोग उनके लिए अपरिचित थे? तो दोस्तों कई सवालों के साथ न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत करना चाहता हूं अपने साथी पैनलिस्ट जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उन लोगों का। आइए सबसे पहले जरा अपने पैनलिस्टों से आपका परिचय करवाऊं। अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेके आइए स्क्रीन पे जरा अमलेंदु उपाध्याय जी, और सुमन भट्टाचार्य जी भी सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ेंगे। अमलेंदु जी आपका स्वागत करता हूं और सुमन भट्टाचार्य भी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। आज से पश्चिम बंगाल में बीजेपी का दरअसल विकेट गिरना शुरू हो गया है। अमलेंदु जी, मुकुल राय और उनके बेटे अब भाजपा छोड़ करके टीएमसी में आ गए हैं। इस मौके पर ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, आइए उसे सबसे पहले देखते हैं। আমরা যারা ইলেকশনের সময় দলের সাথে খুব গদ্দারি করেছে, মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় একটি কথাও বলেনি দলের বিরুদ্ধে। দিদি আই হ্যাভ মুকুল আমাদের দলে এসছে, মনে রাখবেন মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় আমাদের দল বিরোধী একটি কথাও বলেনি। যারা ইলেকশনের সময় গদ্দারি করে বিজেপির হাত শক্তিশালী করতে গেছে এবং গদ্দারি করেছে তাদের আমরা নেব না, এটা আমাদের দলের সিদ্ধান্ত। মনে রাখবেন চরমপন্থী এবং নরমপন্থী আছে, কিছু লোক আছে যারা হয়তো মুকুলের সাথে অনেকে গেছে, মুকুল চলে আসলে তারা নিশ্চয়ই চলে আসতে চাইবে, সেটার ব্যাপারে দল সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু যারা গদ্দারি করে চরমপন্থী অনেক বেশি দলকে নিম্ন রুচির পরিচয় দিয়েছেন তাদের আমরা নেব না। तो जो लोग बांग्ला समझते होंगे अमलेंदु जी, वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि ममता बनर्जी जी कहना क्या चाह रही हैं। चरमपंथी और नरमपंथी की बात कर रही हैं, और चरमपंथी वो जो गद्दारी करके गए हैं, यानी जो टीएमसी छोड़कर तो गए भाजपा में, लेकिन वहां भी जाकर के गद्दारी करते हुए नजर आए, वहां भी जाकर टीएमसी के खिलाफ आग उगलते हुए नजर आए। ऐसे लोगों का टीएमसी में हम स्वागत नहीं करेंगे, ये ममता बनर्जी का कहना है। और दूसरी तरफ जो लोग वहां जाके नरम पंथ अपना कर रहे, जिन लोगों ने गद्दारी नहीं की, टीएमसी के खिलाफ आग नहीं उगले, टीएमसी के खिलाफ अनाप शनाप बातें नहीं की, ममता बनर्जी के खिलाफ जिन्होंने बातें अनाप शनाप नहीं की, उन लोगों का, जिन्होंने गद्दारी नहीं की, उन लोगों का ममता बनर्जी स्वागत कर रही हैं। उनका कहना है कि मुकुल राय जो हैं वो उन गद्दारों में से नहीं थे, इसीलिए इन्हें वापस लाया गया है। 3 साल के बाद मुकुल राय की घर वापसी ये क्या कुछ कहती है, इस पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमन भट्टाचार्य, सीधे कोलकाता से वरिष्ठ पत्रकार हैं, जैसा आप जानते हैं, हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं। सुमन जी आपका स्वागत है। आज का दिन पश्चिम बंगाल में बहुत सारे मायने रखता है, और खासकर हम जो लिख भी रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी कंगाल, इसकी शुरुआत आज से, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इस प्रोग्राम को शुरू किया तो मैं कह भी रहा था कि आज से पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विकेट गिरना शुरू हो गया है। और उसकी शुरुआत एक भारी भरकम नेता जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, यानी मुकुल राय, 3 साल पहले जो बीजेपी ज्वाइन किए, बहुत कुछ उन्होंने दिया बीजेपी को, चुनाव की पूरी रणनीतियां तैयार की, गतिविधियों में भाग लेते रहे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो किनारे धकेल दिए गए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद मुकुल राय विपक्ष के नेता बनेंगे, प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे, लेकिन वो भी नहीं बनाए गए, उन्हें वो जिम्मेदारी नहीं दी गई। और फाइनली जैसा मुकुल राय का कहना है कि मैं वहां से तंग आ गया था और अपने घर में वापस आ गया हूं। ओवरऑल क्या कहेंगे इस पे आप, जो घटनाक्रम अभी हम लोग देख रहे हैं उस पे? राजीव जी, मैं पहला बात ये बोलना चाहूंगा, देखिए बीजेपी का आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। मुकुल राय कोई ऐसी तैसी लीडर नहीं थी। उन्होंने मुकुल राय को बीजेपी ने आपका नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। आप अगर बीजेपी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का लीड देखेंगे, वहां पे छत्तीसगढ़ का पूर्व चीफ मिनिस्टर रमन सिंह है,
राजस्थान का पूर्व चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे सिंधिया है, तो उनके बराबरी का हिस्सा या बराबरी का जिम्मेदारी या बराबरी का प्रेस्टीज मुकुल राय को दिया था। तो ऐसे भारी लीडर अगर बीजेपी छोड़ के जिस दिन जाता है, उस दिन अभी तक मैंने अमित शाह जी जो बड़ा चाणक्य है, थोड़ा सा कमजोर है, तो अमित शाह से ऑब्सेस्ड हूं, अमित शाह से कोई बात नहीं आया, जेपी नड्डा से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो ये बीजेपी का बहुत ही एक खतरनाक शुरुआत है। मुकुल राय क्यों, उसके बारे में मैं बाद में बोलता हूं। पहला बात, और एक बात आज हुआ, जब मुकुल राय तृणमूल का जो ऑफिस था वहां रख रहे थे, उस वक्त बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट जिसके साथ मुकुल राय का संघर्ष था, पार्टी के अंदर संघर्ष था, दिलीप घोष एक बिल्कुल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बनगा में एक पार्टी का मीटिंग में गया था। उस मीटिंग में उस इलाका का बीजेपी का एमपी और वहां पे बीजेपी का 6 विधायक है, वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे बीजेपी को इस विधानसभा में 6 सीट मिला है। उस 6 विधायकों को 6 एमएलए से सिर्फ 3 एमएलए वहां पे प्रेजेंट था, और जो लोबी नहीं था, मैं आपको लिख के देता हूं, ये पूजा तक नहीं जाएगा। बीजेपी का ये जो 70 है ये 50 में चला आएगा। लेकिन वो तो एक बात है। दूसरा जो बात है, जो मुकुल राय सिग्निफाइज 3 थिंग्स फॉर नेशनल पॉलिटिक्स। 1, आप या हम लोग भी जो बार बार बोलते थे, जो बीजेपी एक वॉशिंग था, जो जिसके पीछे सीबीआई है, ईडी है, उसको सीबीआई और ईडी से प्रेशर देते हैं, तो वो लोग डर के मारे बीजेपी में चला जाता था। मुकुल राय ये आइडियल एग्जांपल था। हेमंत बिश्व शर्मा के बाद आप अगर ईस्टर्न इंडिया में देखेंगे तो मुकुल राय ऐसा पहला लीडर था जिसको बीजेपी डरा के धमका के लेके गया। वो चले जाने के बाद ये सारे जो लीडर है, कुछ लोग बिहार में है, कुछ लोग दूसरे स्टेट में है, ये सारे लोग सोचने लगेंगे अगर मुकुल राय जा सकता है तो हम लोग क्यों डर के मारे रहेंगे। ये पहला बीजेपी के लिए चोट है। बीजेपी ये चोट से बचने के लिए क्या करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। 2-3 दिन के अंदर मुकुल राय के घर पे एक सीबीआई का नोटिस या उससे मिलने के लिए हो सकता है सेंट्रल फोर्स भी पहुंच जाए, जैसे नड्डा के बाद फिरहाद हाकिम, सुब्रतो मुखर्जी और एक तृणमूल छोड़ के बीजेपी जाने वाला शोभन चटर्जी के साथ हुआ था। मुकुल राय के घर पे भी कल परसों तक सीबीआई या ईडी पहुंच सकते हैं। लेकिन मुकुल राय जो हिम्मत दिखा दिया और जो के सामने बोल दिया बीजेपी कोई कर नहीं सकता, इसके बाद बीजेपी पे छूटेंगे। ये पहला बात है। दूसरा एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं मुकुल राय को 25 साल से जानता हूं और बीजेपी में भी जाओ जितना लगभग 44 मंथ्स हो रहा है, 3 साल से थोड़ा सा ज्यादा। ये 44 मंथ्स में ही मेरे साथ मुकुल राय का बहुत बार बात हुआ है। मुकुल राय बहुत बार मेरे को ये बोलता रहा, सुमन मैं सेटल नहीं कर पा रहा हूं। मैं पूछता था मुकुल राय क्यों क्या प्रॉब्लम। मुकुल राय जो आज नहीं बोला, इतने दिन तक प्राइवेटली बोलता था, मेरे ख्याल से 2-3 दिन में वो भी बोलेगा। वो बोलता था ये जो कम्युनलिज्म है, ये जो हेट्रेड है, ये मैं कर नहीं सकता, मैं मुसलमानों के खिलाफ गाली नहीं दे सकता। ये आप अगर देखेंगे मुकुल राय जितने दिन तक तृणमूल में रहा 2017 से पहले, उनके बारे में यही बोला जाता था, वो पार्टी के अंदर जो मुसलमान लीडरशिप है उसको बहुत बढ़ावा दिया, उसको बहुत आगे लाया, उसको पेट्रोनाइज किया। तो मुकुल राय का यह पहला तकलीफ था। मुकुल राय मेरे को जिस दिन बीजेपी में ज्वाइन किया था उस दिन भी शाम को मैं मुकुल राय से मिलने के लिए गया था। आफ्टर हैविंग ए कप ऑफ आई टोल्ड मुकुल राय, आई एक्चुअली आस्क्ड मुकुल राय व्हाट विल हैपन टू हिम। मुकुल राय से मैं तो जय श्री राम बोल नहीं पाऊंगा। देख सुमन, मैं बहुत काली भक्त हूं, मैं जय मां काली बोल सकता हूं, लेकिन ये जो बीजेपी का स्लोगन है जय श्री राम, ये बंगाल में नहीं चलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। ये मुकुल राय का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। और मुकुल राय वापस गया इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। मुकुल राय ये 44 मंथ्स में किसी भी टाइम जय श्री राम नहीं बोला।
तो ये जो बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है, बीजेपी का जो कम्युनल हेट्रेड है, इसका ये मुकुल राय की सांस तोड़ दे रहा था। आपको अगर याद रहेगा, इसके पहले भी आपने जब ये डिस्कशन किया, एक दिन मैंने बोला था जब अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी का नेफ्यू, टीएमसी का अभी सेकंड हाईएस्ट लीडर, टीएमसी का अभिषेक बनर्जी जिस दिन मुकुल राय की बीबी को देखने के लिए गया, उस दिन राय का बेटा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। मेरे ख्याल से उस स्टेटमेंट को लोगों ने सुना नहीं अच्छे से। उन्होंने बोला कि शायद मेरा मम्मी आज बीमार है इसलिए क्योंकि हम लोगों ने उस पॉलिटिक्स को सपोर्ट किया जो हेट्रेड को जनरेट करता है। मेरा पिताजी का ऐसे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो रोजा रखते हैं, जो बोलते हैं कि अल्लाह के पास हम लोग दुआ करेंगे आपके माताजी के लिए। हम लोग उसके साथ मीन्स मुसलमानों के साथ नाइंसाफी के जो बात हुआ उसको सपोर्ट किया। That was a clear hint from Shubhranshu Roy that he is talking about the CAA, all these things. Because आपको याद रहना पड़ेगा कि ये CAA की मूवमेंट बंगाल में बहुत चेहरा लिया था, और वो चेहरा इतना बड़ा चेहरा लिया था जब बीजेपी को भी सोचना पड़ रहा था क्या होगा। शुभ्रांशु राय ये जब अभिषेक बनर्जी गया उस दिन वो क्लियर कर दिया जो मुकुल रॉय और शुभ्रांशु रॉय सीए एनआरसी के टाइम में बीजेपी के साथ था, इसलिए उनके अंदर कुछ गिल है। मैं उस दिन से आपके प्रोग्राम में भी बोलता रहा, ये सिर्फ एक टाइम का बात है कब मुकुल राय वापस चला जाएगा, क्योंकि मुकुल राय हैड डिसाइडेड दैट आई नॉट फॉलो दिस लाइन ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय के बीच क्या अंतर है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को सिर्फ पर्सनल अटैक नहीं किया, वो मुसलमानों को हर वक्त ये जो टोटल कैंपेन रहा उसमें बीजेपी के लीडरशिप में सबसे ज्यादा खराब शुभेंदु अधिकारी ने बोला, कोई भी कुछ हुआ बोला पाकिस्तान चले जाओ, ये सब ममता को ममता बेगम बोला। उसी टाइम से इलेक्शन टाइम से मुकुल राय और डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ फ्रॉम दिस एंटायर कम्युनल कैंपेन। तो जब इलेक्शन सिर्फ वो इससे डिस्टेंस नहीं कर रहे थे। आप अगर देखेंगे मुकुल राय किसी भी टाइम ममता या पर्सनली अटैक नहीं किया लास्ट 3 महीने में, और उसी वक्त ब्रिज जोड़ रहे थे। मैं अभिषेक की मैं जब अभिषेक जी से भी बात, अभिषेक सेड मी इन 2 months बैक शुभ्रांशु रॉय इज रेडी टू कम बैक। तो आई मीन ये इंफॉर्मेशन टीएमसी के पास पहले से था जो मुकुल रॉय और शुभ्रांशु राय इज फीलिंग सफोकेटेड इनसाइड द बीजेपी। इसीलिए ममता ने जब कैंपेन करने के लिए गया तो ममता ने इलेक्शन से पहले कैंपेन के खिलाफ मुकुल शुभेंदु जैसे खराब नहीं है, उसके साथ बीजेपी जो कर रहा है वो नाइंसाफी है। इससे जो ब्रिज तैयार हो गया उसका पॉइंट है आज। लेकिन मैं बोलूंगा ये बीजेपी के लिए इतना बड़ा स्रोत है कि बीजेपी को सारा देश में, मैं इससे पहले एक नेशनल आपके जैसी एक नेशनल चैनल के साथ डिस्कशन में था, वो इंग्लिश है, आप लोग हिंदी है सर, उस इंग्लिश चैनल में ये मुकुल राय का जितिन प्रसाद का जवाब है, वो मेरे को पूछा गया। मैं बोलूंगा जितिन जो पिछले में अमरचंद जी बोल रहे थे अपने इलाका में एक पंचायत भी जिता नहीं सकते। मुकुल राय आज के दिन में एक एग्जिस्टिंग एमएलए है, 1। दूसरा बात यह है मुकुल राय ये 4 साल में बीजेपी का जितना सारा इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में घुसा है वो अभी पूरा यूज करेंगे, क्योंकि अमित शाह जी इसको यूज किया था जो एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे आरएसएस का लोग डाले, कैसे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को यूटिलाइज करे। तो मुकुल राय को अभी ये सारा इंफॉर्मेशन पता है। आप सोचिए बीजेपी को क्या खतरा की सामने पड़ रहा है। एक तरफ ममता जो स्ट्रीट फाइटिंग में एक्सपर्ट है और दूसरी तरफ अभिषेक जो बोल रहा है जो सारे दूसरे स्टेटों की लीडर के साथ मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, और उसके साथ मुकुल राय अभी पब्लिक के सामने ये लेके आएगा जो बीजेपी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को मैनिपुलेट करता है,
कैसे बीजेपी पुलिस को रेड करता है, बीजेपी कहां से पैसा जुगाड़ करके लाता है, ये सारा इंफॉर्मेशन अभी ऑपोजिशन के पास है। मेरे ख्याल से अमित शाह को जल्दी से मुकुल रॉय को अंडा पड़ेगा। मैं जब सोशल मीडिया में ये मुकुल रॉय बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, तो बीजेपी का सारा सपोर्टर आगे मेरे टाइमलाइन में लिखते लगे मुकुल रॉय को अभी जेल जाना पड़ेगा। तो यही बीजेपी का सोच है, क्योंकि बीजेपी as a party, RSS as an organization cannot democratically counter any argument or any dis। क्योंकि आज मुकुल रॉय, अगर मैं मुकुल रॉय अभी तक नहीं बोला, मेरे को प्राइवेटली बोला है, अगर बोलता है कि बंगाल की जो मिट्टी है वहां पे जय श्री राम नहीं चलता है, वहां पे ये अच्छा नहीं लगता है, हम लोग जो हिंदू भी है वो दूसरा स्लोगन को पसंद करते हैं, तो बीजेपी उसका क्या जवाब देगा? ये तो बिल्कुल प्रूव हो जाएगा जो बीजेपी लोगों के ऊपर ये थोपते हैं, जो ऐसा स्लोगन दो और माइनॉरिटी को डराओ, माइनॉरिटी को घबराओ, सो दैट माइनॉरिटी हमारे पीछे आ जाए। तो ये सारा बात आज सामने आ गया। और मुकुल रॉय के बाद आप देखेंगे ये प्रेस में 2 बजे मुकुल रॉय तृणमूल भवन पहुंच गया था, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। आज अभी तक 7:15 बजने वाला है, अभी तक मुकुल रॉय को एक्सपेल या सस्पेंड या शोकॉज भी बीजेपी की तरफ से नहीं किया। उनका नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भाग के दूसरा पार्टी चला गया और बोल रहा है कोई बीजेपी कर नहीं सकता। और अमित शाह और जेपी नड्डा का अभी तक एक एक्सपेल का ऑर्डर भी नहीं आता है। कम से कम कांग्रेस तो किसी को एक्सपेल करता था, बीजेपी डर के मारे है या दूसरे किसी बारे में। क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? आवाज आपकी कट गई है सुमन जी, लेकिन सीधे अमलेंदु जी आपके पास आऊंगा। उससे पहले कुछ साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं, इन लोगों के कमेंट भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट है, ये सुनना और देखना जरूरी है। दोस्तों, देवेंद्र चटर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि मुकुल रॉयज वाइफ इज वेटिंग फॉर लंग ट्रांसप्लांट, प्लीज आस्क सुनंदा अबाउट दिस। सुकुमार बनर्जी कह रहे हैं गुड मैनेजमेंट इज नॉट ओनली फॉर हायरिंग बेटर मैनेजर्स बट ऑल्सो टू रिटेन देम फॉर लॉन्ग। बिल्कुल सही बात है। हारून अब्बास कह रहे हैं सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, कहीं भटक गया होगा। जौनपुर आजादारी जो है वो भी हमारे साथ हैं। मोहम्मद मंसूर आलम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असलम चिश्ती लगातार जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं नाइस एनालिसिस सुमन जी। रमेश थापक भी हैं, कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा की मान्यता ही समाप्त ना हो जाए। और प्रिया हमारे साथ बनी हुई है, मोहम्मद सलमान भी हैं, तमाम साथी बने हुए हैं दोस्तों। लेकिन एक वक्त था जब तृणमूल में मुकुल रॉय दूसरे सबसे प्रमुख नेता थे, लेकिन फरवरी 2015 में आपको याद होगा कि पार्टी के यानी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से उन्हें हटा दिया गया और यहीं से शायद मुकुल रॉय ममता बनर्जी से नाराज थे और आखिरकार नवंबर 2017 में, याद कीजिए, नवंबर 2017 में भाजपा में वो शामिल हो गए। अभी है ये जून 2021, यानी लगभग 4 साल, लेकिन 3 साल या 4 साल कह लें तक भाजपा में पद और सम्मान की तलाश के बाद जब मुकुल रॉय को निराशा हाथ लगी तो वो वापस टीएमसी में आ गए हैं। भाजपा को इस तरह तोड़ना ममता बनर्जी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और लेकिन अमरेंदु जी, सवाल ये उठता है कि ये जो तोड़ फोड़ है और ये तो देखा ही जा रहा है, कहा ही जा रहा है, माना ही जा रहा है कि पश्चिम बंगाल भाजपा जो है वो काफी लंबा नहीं चलने वाली है। वहां पर जैसे कुछ लोगों ने चिट्ठियां लिखी, कुछ ने कहा कि बिन पानी की मछली की तरह हमारी स्थिति हो गई है। ये सब पे हम लोग कार्यक्रम कर चुके हैं ऑलरेडी। और उसके बाद अब ये स्थिति है कि आज से विकेट गिरना शुरू हो गया। जो शुरुआत में भी मैंने कहा कि भाजपा का विकेट गिरना, उसमें भी सबसे बड़ा नेता जो लगभग 4 साल भाजपा में रहता है और वो अपने पुत्र के साथ में मुकुल रॉय वापस आ जाते हैं टीएमसी में। और जैसा अभी सुमन जी बता भी रहे थे कि एक भी बयान अभी तक ना भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनका आया है और न ही इस वक्त तक जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं अमित शाह का आया हुआ है। और इन लोगों के ऊपर भी एक अलग तरह, लेकिन उपाध्यक्ष आप समझ सकते हैं या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, नेशनल बीजेपी की नेशनल टीम की जो
कोर टीम है उसके वाइस प्रेसिडेंट वो छोड़ करके अगर चले जाते हैं तो ये तो बहुत बड़ा मायने रखता है। और 2 दिन पहले कांग्रेस से एक नेता, छुटभैया नेता मैं कहूं आज की तारीख में, क्योंकि अभी सुमन जी बता भी रहे थे कि वो अपनी भाभी का चुनाव, पंचायत का चुनाव नहीं जिता पाया, खुद पिछला 2014 का 2019 का चुनाव हार गया, वो खुद एक जातीय समूह बना करके उसमें काम कर रहे हैं लगातार, लेकिन वो अपनी पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जितिन प्रसाद का, जो लगातार हम लोग देख रहे थे कि कांग्रेस को कहीं मजबूत करने के लिए, उसके जनाधार को बढ़ाने के लिए इस पर जो मदद करनी चाहिए थी, इस पर जितिन प्रसाद ने मदद न की, बल्कि पूरा का पूरा एक कौम को, एक समूह को, एक जाति विशेष को, जो जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं उसको आगे बढ़ाने और उसी की राजनीति कर रहे थे। राष्ट्रीय राजनीति में जब आप हैं, राष्ट्रीय पार्टी में जब आप हैं, और उसमें भी जब पॉलिटिक्स इस ढंग की आप करते हैं, जहां आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप पहले मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं, मनमोहन सिंह के सेकंड टर्म में, यानी 2009 से लेकर के 2014 तक का जो टर्म था उसमें ऑलरेडी आप मंत्री थे केंद्र में, और उसके बाद आप अपने आप को इतना समेट इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको यहां भी लगता है कि नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट बना दिया जाता तो बहुत अच्छा होता, या हमेशा जो चाहत रहती है उस चाहत के कारण। ये 2 एग्जाम्पल है यहां पे, एक मुकुल रॉय का एग्जाम्पल है अमलेंदु जी, दूसरी तरफ जितिन प्रसाद का एग्जाम्पल है, और दोनों के एग्जाम्पल को अगर सामने रखा जाए तो एक तरफ अभी 2 दिन से भाजपा के बल्ले बल्ले हो रहे थे और पूरा मीडिया जो है वो गुणगान कर रहा था कि अब तो कांग्रेस गई, पश्चिम बंगाल तो छोड़िए, वहां तो 0 है कांग्रेस, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का इस ढंग से सफाया कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये बीजेपी का हाल देखिए, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। मैं जानना समझना चाहता हूं आपसे, थोड़ा सा इस पे आप वो कीजिए, बातें रखिए अपनी, कि क्या आने वाले समय में जैसे इस प्रकार, जैसे हम देख रहे हैं कि मुकुल रॉय अपने बेटे के साथ गए वहां पर, जैसे सुमन जी बता भी रहे हैं कि अभी तो विकेट गिरना शुरू हुआ है, अभी और भी कई सारे विकेट हैं जो गिरेंगे, टीम ही समाप्ति की ओर जाएगी। दूसरी तरफ भाजपा ये छोटों को तोड़ करके, और उसके बाद जो ऐसे लोग हैं अमलेंदु जी, जिनकी अपनी इच्छा जो है वो यही है कि कोई भी पद, कोई भी ऐसा कुछ मिल जाए जिसके दम पर हम आगे कुछ बढ़ पाएं, खुद को आगे बढ़ा पाएं, ऐसे लोगों के सहारे। और खासकर याद कीजिए कि जब चुनाव का वक्त था तो कितने लोगों को लेके आए और टिकट दे दिए। ऐसे लोगों के सहारे राजनीति भाजपा कर रही है, पिछले 5-7 साल से हम लगातार देख रहे हैं। क्या ये डाउनफॉल का समय आ गया है? देखिए, निश्चित तौर पे डाउनफॉल का समय आ नहीं गया है, और ये डाउनफॉल का समय चल ही रहा है, और ये मुझे लगता है कि 2014 से ही डाउनफॉल का समय है। भले ही इसको जो है मोदी जी का उत्थान समझा जाए, मगर भाजपा का तो डाउनफॉल 2014 से शुरू हो चुका है। मोदी जी का उत्थान हुआ होगा 2014 में, मोदी जी की विराट प्रतिमा और विराट व्यक्तित्व, बहुत विशाल जो है व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वो सब बन गया होगा 2014 में। लेकिन भाजपा जो है वो सिमटती चली गई है 2014 से लगातार, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और सिमटती चली जाएगी, और मोदी जी जितना ऊंचे होते जाएंगे भाजपा उतनी नीचे होती चली जाएगी। मतलब मोदी जी का और भाजपा का मुझे लगता है कि 36 का आंकड़ा जो है वो होता जाएगा कुल मिलाकर के, और भारतीय जनता पार्टी, मतलब मोदी जी जैसे जैसे विशाल होंगे वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी छोटी होती जाएगी, और जो होती गई है अब तक। जहां तक देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो ये झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है, जिसको वो महसूस नहीं कर रही है या महसूस होने नहीं दे रही है, और नड्डा से लेकर के अमित शाह तक अगर सब खामोश हैं, तो उस खामोशी में भी बड़ा राज छिपा हुआ है। अब वो खामोशी में बड़ा राज ये छिपा हुआ है कि एक तरफ तो जितिन प्रसाद को लाकर के बहुत जैसा हल्ला मचवाया गया था मोदी मीडिया से, और तमाम भाजपा के नेताओं ने भी जितने बड़े हल्ला वल्ला मचाया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कदम दिल्ली में क्या पड़े कि इतना बड़ा भूचाल भाजपा के अंदर आ गया। तो योगी जी का दिल्ली में कदम पड़ना भाजपा में टूटना शुरू है। दिल्ली जो है, मतलब वो इतनी कंपायमान हो गई योगी जी का कदम पड़ते कि उनका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है वो घर छोड़ के चला गया। मुझे लगता है कि जो कर रहे हैं भाजपा के लोग, और चाह तो भाजपा ही जाएगा, हालांकि वो भाजपा है नहीं, नमो पार्टी है, तो नमो पार्टी जो कर रही है तो उसके परिणाम जो है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। यानी कहां तो आप जो थे वो योगी जी की जो थे वो नकेल कसने में लगे हुए थे, और इधर आपके जो जूते वो निकले चले जा रहे हैं।
आपकी कुर्सी के नीचे से जो पायदान खिसक के चला जा रहा है, कालीन खिसक के चला जा रहा है। तो ये जो स्थिति है मुझे लगता है ये आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। जैसा मैंने कल भी कहा था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में बंगाल नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा उसका कारण है। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना वहां कुछ नहीं था, और 2019 की जो सफलता थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बहुत बड़ा रोल मुकुल रॉय का था। इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस विधानसभा चुनाव से पहले, एन विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी को लाया गया और प्रोजेक्ट किया गया, जिस तरीके से कि ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ा करके और ये सब कुछ किया गया, उससे एक बात जाहिर हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुकुल रॉय को जो है या तो उनका लेना नहीं चाहती है योगदान, या उसे ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अंदर से भी दीदी के साथ है और मन से भाजपा के साथ नहीं है। ये भाजपा को शायद लग गया होगा, और या ये भी होगा कि किसी तरीके से अपना जो है दूसरा तैयार किया जाए, क्योंकि इनको तो हम वहां से लेकर के आए थे, दबाव में लेकर के आए थे, और अब अपनी तैयारी जो की जाए और वहां खड़ा किया जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक आज भी बंगाल में नहीं है, दूसरों का आयातित वोट बैंक है। और मुकुल रॉय जैसे बड़े नेता के चले जाने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में भगदड़ मचेगी बंगाल में, तो जो बचा खुचा वोट बैंक जो होगा भी वो भी सब चला जाएगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में कुछ नहीं होना है, क्योंकि तो बंगाल के चुनाव में 5 साल है और लोकसभा चुनाव भी अभी दूर है, और लोकसभा चुनाव में भी अब वो स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ममता बनर्जी सत्ता है और भारी बहुमत के साथ सत्ता है, जबरदस्त पटखनी दे करके आई है भारतीय जनता पार्टी को। तो बंगाल में भाजपा को कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए अपना शुभेंदु अधिकारी चाहे कूदते फिरे, नाचते फिरे, कुछ भी करते फिरे, स्वागत राय कह रहा हूँ, वो क्या है, दिलीप घोष, तो कुछ भी अपनी जो है वाणी चलाते रहे, जगदीप धनखड़ जो है वो खड़ा करते रहे कुछ भी, लेकिन होने जाना कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के सामने इस संकट जो है उत्तर प्रदेश को बचाना है, और उत्तर प्रदेश का छप्पन का सीना जो है उसको सुरक्षित रखना है, जो कि बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अब योगी जी के पर कतरे जा रहे हैं और योगी जी घबरा के दिल्ली गए, मुझे नहीं लगता है कि योगी जी घबरा कर दिल्ली गए। हालांकि योगी जी की जो भावभंगिमा थी अमित शाह से मिलते हुए, वो लग रहा था कि शायद जो है वो कुछ गड़बड़ है मामला, लेकिन वो है नहीं। लेकिन इन सारी घटना का असर जो है वो मुझे लगता है कि पूरे देश की राजनीति पड़ रहा है, बंगाल भी उससे अछूता नहीं है, और बंगाल का असर भी जो है वो सारे देश की राजनीति पड़ रहा है। बंगाल के अंदर जो जो घटित होता जाएगा उसका असर निश्चित तौर पे पड़ता जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर भी, और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति पर भी उसका असर पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से निपटती है। यह बात तय है कि मुकुल रॉय के आने के बाद तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी और ज्यादा मजबूत हो गई। हालांकि पहले से मजबूत थी वो, लेकिन अब वो और मजबूत हो गई हैं, और जो अपनी उनकी सेकंड लाइन लीडरशिप है उसमें मुझे लगता है कि उसमें उनको और मजबूती मिल गई है, और अब वो जो अपना राष्ट्रीय फलक में विस्तार अपना करना चाहती हैं हो सकता होगा। आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, फिर अपनी बात समाप्त करूंगा, कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था और जिसमें अन्ना हजारे जो थे वो ममता बनर्जी को पीएम की तरीके से प्रमोट कर रहे थे। आपको याद होगा कि उस पूरी प्लानिंग के पीछे मुकुल रॉय थे, और मैंने स्वयं जाकर के देखा था दिल्ली में, जहां से सब संचालित हो रही थी, कि पूरी टीम जो थी उस पूरे सबका प्लानिंग कर रही थी, और अन्ना हजारे वगैरह का सब कुछ जो इंतजाम था वो मुकुल रॉय की टीम कर रही थी। यानी कि मुकुल रॉय के लिए दिल्ली जो थी वो अछूती नहीं थी और दिल्ली अनभिज्ञ नहीं थी। तो मुकुल रॉय जो है वो दिल्ली को जानते हैं और दिल्ली में किस तरीके से काम करना है ये भी जानते हैं। तो दीदी जो है मुकुल रॉय को फिर दिल्ली में स्थापित करके अपनी उस राजनीति को 2014 में जो छूट गई थी, मुझे लगता है आगे जाके उसको परवान दे सकती है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। और कुछ साथी जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इनके कुछ कमेंट्स लेना जरूरी है। मनप्रीत इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट कह रहे हैं वसुंधरा राजे कांग्रेस में शामिल होंगी या नई पार्टी बनाएंगी। फिर सुकुमार बनर्जी हैं जो बीजेपी मुक्त वेस्ट बंगाल कह रहे हैं। मदीना का मुसाफिर जुड़े हुए हमारे साथ। सुमित पुनिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहबाज बादशाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्यूअर्स प्लीज डोंट सपोर्ट सच पॉलिटिक्स बिकॉज राजनीति में कोई भी हमेशा दोस्त और दुश्मन हमेशा नहीं रहेगा। मोहम्मद मंसूर आलम भी
भी हमारे साथ, पल्लव भट्टाचार्य कह रहे हैं बीजेपी कंगाल हो जाएगी, और सैफुल इस्लाम भी हैं, रवि शाडा कह रहे हैं कि योगी धमकी देने के लिए दिल्ली गए होंगे, और राहुल गांधी ट्विटर यूट्यूब हैंडल से समीम अंसारी हैं जो सऊदी अरबिया से देख रहे हैं हमें, पठान इलियास भी हैं, बहुत खूब कह रहे हैं, सुमित पुनिया भी हैं, मदन चंगल कहते हैं कि ममता बनर्जी एक फाइटर वुमेन हैं, बीजेपी को किसी प्रकार का मौका नहीं दिया, चुनाव में पछाड़ कर चित कर दिया। सैफुल इस्लाम भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो तमाम साथी बने हुए हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। कार्यक्रम में हम चर्चा यही कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी क्या कंगाल हो गई है, क्या कंगाली की राह पर चल गई है, और खासकर एक बहुत बड़े कद्दावर नेता 4 साल तक लगभग जो रहते हैं बीजेपी में, टीएमसी छोड़कर, बीजेपी उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती यानी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाती है। और ये जैसा अभी सुमन जी ने थोड़ी देर पहले बताया भी कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट में आप देखिए कौन कौन लोग हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह नेशनल वाइस प्रेसिडेंट दूसरे नंबर पे आते हैं। ऐसे लोगों के बीच में एक नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुकुल रॉय को बनाया जाता है, लेकिन वो क्या कारण है कि 4 साल होते होते उनका मोह भंग हो जाता है, उनका जो प्रेम भाजपा के साथ उभरा था वो प्रेम खत्म हो जाता है, और वो कहते हैं कि अब बहुत हो गया, जय श्री राम नहीं, यहां जय मां काली कह लूंगा और भी कुछ कह लूंगा, जय मां काली कलकत्ते वाली आपको याद होगा दोस्तों, तो ये सब कुछ कह लूंगा, लेकिन जय श्री राम यहां नहीं चलेगा। उसके अलावा मुसलमानों के खिलाफ जो तमाम आग उगलने की कोशिश भाजपा करती रही पूरे चुनाव के दौरान, और खासकर 2019 से लेकर के 2021 के दौरान जो सारी घटनाएं घटी हैं, और अलग अलग ढंग से सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश, अलग अलग ढंग से कैसे पूजा के नाम पर राजनीति, कैसे सरस्वती पूजा के नाम पर राजनीति, और पंडालों के नाम पे क्या क्या नहीं हुआ। जो लोग कलकत्ता से या जो लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस ढंग से वेस्ट बंगाल को, जहां की एक अलग ढंग की संस्कृति रही है, उसको बांटने की कोशिश हिंदू और अन्य के बीच में की गई, और उसमें भाजपा सफल नहीं हुई। और साथ साथ इस बांटने वाली राजनीति में कुछ लोग भूले भटके पहुंच गए थे, जिनमें मुकुल रॉय का नाम भी शामिल है दोस्तों, और उनके बेटे दोनों आज वापस आ गए। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत लोग हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि अभी ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया है सुमन जी कि चुनावों के दौरान मुकुल रॉय ने हमारे साथ गद्दारी नहीं की, जिन लोगों ने गद्दारी की है उन्हें हम वापस पार्टी में नहीं लेंगे। तो क्या उनका इशारा शुभेंदु अधिकारी की ओर है? सुमन जी, क्या ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उनकी वापसी अब नहीं होगी, जबकि बहुत से विधायक और नेता टीएमसी में वापस आना चाह रहे हैं? तो सवाल यह है सुमन जी कि उनका भविष्य क्या होगा? क्या भाजपा अब टीएमसी से आए हुए नेताओं पर भरोसा कर सकेगी? वैसे शुभेंदु अधिकारी को तो नेता प्रतिपक्ष उसने बना ही दिया है। शुभेंदु पर थोड़ा सा चाहता हूं बात करें, और उसके साथ साथ एक नाम और भी आता है, वह है दिनेश त्रिवेदी, जो बिल्कुल गायब हैं, पर्दे से बिल्कुल गायब। कभी मिनिस्टर हुआ करते थे, रेल मंत्री बनाया, क्या क्या नहीं किया, राज्यसभा भेजा। ये सब लोग विकेट दर विकेट, या कहें तो नेता दर नेता विकेट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे। सर, मैं पहले दिनेश त्रिवेदी के बारे में बोल लूं। ये बीजेपी का एक एमपी जो उनका साथ राज्यसभा में रहता है, उन्होंने जिस दिन दिनेश त्रिवेदी ज्वाइन किया उस दिन मेरे को फोन करके बताया था, आप चेक कर सकते हैं। दिनेश त्रिवेदी जब भी तृणमूल से भागावाद करके दूसरे पार्टी में गया है, वो ये उसका तीसरा भागावाद था। उस वक्त उस पार्टी को बड़ा चुनाव में झटका लगा। उसने दिनेश त्रिवेदी इससे पहले तृणमूल से भागावाद करके मनमोहन सिंह के पास, कांग्रेस के पास जाने की कोशिश किया था, तो 2014 में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। तो बीजेपी का वो एमपी मेरे को बताया था दिनेश त्रिवेदी चला आया, इसका मतलब है बंगाल में हम लोग हारने वाले। दिनेश त्रिवेदी वो मैस्कॉट है जो जिस पार्टी में जाता है उस पार्टी को डुबाता है। दिनेश त्रिवेदी के बारे में जितना कम बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप शुभेंदु अधिकारी के बारे में बात करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा बंगाल का पर्सपेक्टिव आपको देना चाहता हूं। लोगों का एक दूसरा सोच है, शुभेंदु का क्राइसिस या शुभेंदु का टक्कर ममता का जो नेफ्यू है अभिषेक बनर्जी से है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई 2009 से बंगाल की पॉलिटिक्स को स्टडी करेंगे, जब से ममता बनर्जी लगभग बंगाल को ग्रिप कर रहे थे, 2009 में कांग्रेस के साथ मिलकर 26 सीट जीते थे, उसके बाद 2011 में पावर में आ गए। उस वक्त से शुभेंदु अधिकारी
wanted to be the number 2 of the TMC। उसका उसका या उसका फैमिली का यही सोच है जे हम लोग बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी के साथ मुकुल राय का पहला टक्कर था। जितना देर तक मुकुल राय तृणमूल में था, मैं 2017 में वो तृणमूल छोड़ा, लेकिन 2016 तक उसका ज्यादा मतलब पासी तृणमूल का कमान था। ये 2009 से 16 तक तृणमूल के अंदर मुकुल राय के साथ शुभेंदु अधिकारी का फाइट था। तो ममता ने जब ये इशारा किया तो बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी की तरफ इशारा किया, क्योंकि मैं अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाता हूं तो ये पुराना उन लोगों का फैमिली का एक ट्रेडिशन है। वो किसी को अपना जो अपना जागीर समझते हैं, हमारे हिसाब में इस मिदनापुर वहां पे किसी दूसरे को पैर नहीं रखने देता है। वो सोचता है ये अपना जागीर है। मैं 98 का एक इंसिडेंट आपको याद करा दूंगा। उस वक्त का जो रेवेन्यू सेक्रेटरी था प्रणब मुखर्जी का बहुत खास बंदा था, सेनगुप्ता। उन्होंने कांग्रेस के टिकट से ये जो काठी जो शुभेंदु अधिकारी का होम सीट है वहां पे लड़ने के लिए गए थे कांग्रेस के कैंडिडेट। उस वक्त कांग्रेस था, उस वक्त टीएमसी नहीं आया था। उन्होंने उसको भी बेइज्जत किया, उसके उसको बहुत मलिन किया था। उस वक्त कांग्रेस से इन लोगों को इनका पिताजी को, शुभेंदु अधिकारी का पिताजी को सस्पेंड करा दिया था। तो ममता जब अपना टीएमसी बनाया तब ममता के साथ शुभेंदु ममता के साथ 2006 के बाद जुड़ गए और शुभेंदु का राइज होता रहा। लेकिन कि शुभेंदु का पॉलिटिक्स का दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो है जो वो अपने आप को बहुत ज्यादा नंबर देते हैं। वो अपना जो एक्चुअल वैल्यू है उसको समझते नहीं है। कि मैं ये बोल रहा हूं, आप इलेक्शन के पहले देखेंगे बहुत दिन तक वो ये बोलता रहा, मैं शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष जो वेस्ट मिदनापुर से आता है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट मिला के 35 सीट्स है। और झारग्राम तीनों जो पुराना मेदिनीपुर कहते हैं, ये 35 सीट में हम लोग 35-0 बीजेपी को देंगे। रिजल्ट जब आया तब दिखा गया ये 35 सीट में सिर्फ मैं रिपीट करता हूं, सिर्फ 11 सीट बीजेपी को मिला है। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी और टीएमसी बराबरी में रहा। वेस्ट मिदनापुर में जो ज्यादा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बीजेपी का पूरा साफा हो गया। 16 में से मेरे ख्याल से 11 सीट टीएमसी को मिला। और झारग्राम जो पूरा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है 4 सीट, वहां पे 4 में से 4 बीजेपी हार गए। आपको याद रखना पड़ेगा सर, 2019 के इलेक्शन में सारा 35 सीट में बीजेपी लीड कर रहे थे लोकसभा की आंकड़े के मुताबिक। तो शुभेंदु अधिकारी ऐसा कोई लीडर ही नहीं है। लेकिन वो होता है ना जो एक मिनिस्टर है, उसको बड़ा चढ़ा के हम लोगों ने एक ऐसा इमेज बना दिया कि वो बहुत बड़ा लीडर है। लेकिन अभी उसको अपना जो मैं बोलता हूं जो अपना जो हैसियत है वो अपने ये असेंबली इलेक्शन में वो सामने आ गया। इसके बाद ये जब मुकुल राय छोड़ देगा, मैं छोड़ दिया ही है, तो मुकुल राय को पता है और कितना एमएलए अभी बीजेपी से वापस आ जाएगा। मैं 2 एमएलए के बारे में तो बोल ही रहा हूं जो अभी आज से झंडा उठा दिया है, बगावत का झंडा उठा दिया है बीजेपी के खिलाफ। तो ऐसे आप अगर देखेंगे, मैं ब्रॉडली व्हाट आई वांट टू से, मैं ब्रॉडली अगर आंकड़े के बारे में बोलूं, जो बंगाल में 294 का सीट था, उनमें से 128 सीट में बीजेपी ऐसे लोगों को कैंडिडेट किया था जो तृणमूल से आया है या बीजेपी के बाहर से आया है। तो ये 128 जो उम्मीदवार थे, मैं पिछले बार भी आपको बोला हूं, इनमें से 50 भी बीजेपी के साथ नहीं रहेगा अगला 6 महीने में। क्यों? क्योंकि ये लोग अमित शाह एक अच्छा सेल्समैन है। मेरे ख्याल से वो जब अमित शाह से थोड़ा सा ऑब्सेस हूं, लेकिन उसका भी प्रेस कर रहा हूं। वो जब शेयर मार्केट में काम करते थे, मेरे ख्याल से अच्छा शेयर बेचते थे। वो थोड़ा सा शायद सब कुछ को ब्लू चिप बोल के बेच दिया होगा। तो बीजेपी को भी बंगाल में ब्लू चिप बोल के बेचा था। लेकिन अभी सब लोग देख रहे हैं कि भाव क्या है। अभी यूपी और कोई बेवकूफ नहीं है, सब तो कंगना रनावत नहीं है ना जो सोचेंगे कि यूपी में बीजेपी जीतने वाले हैं। और सब लोगों को मालूम है जितिन प्रसाद क्या लीडर है। तो ये लोग क्यों बीजेपी में रहेंगे?
मैं आपको नाम करके बता रहा हूं ना, जो जिन लोगों को बहुत ऊंची दर्जे देके बीजेपी ने बुलाया था, जैसे हमारा कलकत्ता शहर का बगल में जो सिटी है, जो सॉल्टलेक सिटी है, उसका जो मेयर था शुभ्रति दत्त, वो अभी से भागवत का झंडा दिखा दिया। वो बोल रहा है कि मुकुल राय बहुत जो बोला है ठीक बोला है। अनुपम हजरा, जिसको भी बीजेपी ने नेशनल सेक्रेटरी बनाया था, बीजेपी का पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट राहुल सिन्हा को हटा के अनुपम हजरा को नेशनल सेक्रेटरी बनाया था। वो भी आज मुकुल राय का पार्टी छोड़ने के बाद ही बोल दिया है मुकुल राय जी ने जो किया है ठीक किया है। तो ये सब बंदे अभी बीजेपी में नहीं रहेंगे। ब्लू चिप जो बीजेपी का शेयर का वैल्यू 2021 का 2 मई के पहले था ना, वो ब्लू चिप का वैल्यू तो नीचे आने लग गया है। और योगी जी और मोदी जी का जो परफॉर्मेंस है, वो एक दूसरे को रन आउट जरूर कर देंगे। कौन किसको रन आउट पहले करता है, मोदी जी योगी जी को करता है या योगी जी मोदी जी को करता है, ये देखने वाला चीज है। और खराब बात यह है जो मोदी जी का जो रनर है अमित शाह, वो भी किसी को रन आउट करने के लिए खुले है। जो ये जो तीनों का ट्रायंगल है ना, कौन किसको रन आउट करेगा, कौन पहले पैविलियन में जाएगा, ये किसी को सोच में नहीं है। लेकिन जो दूसरे लीडर है उनको तो सारा देखना पड़ रहा है। ये अमित शाह जी कहां है, जेपी नड्डा गायब है, और योगी आदित्यनाथ आखिर तक बंगाल की कैंपेन के लास्ट फेज में नहीं आया। राजीव जी आप चेक कर लीजिएगा, उन्होंने बोला था उनको कोविड हुआ है, ठीक है। तो ये सारे लोगों को देख के कि लोग किसके भरोसे में बंगाल में बीजेपी में रह जाएंगे। देखिए ये तो सबको पता चल गया है 2026 से भी बीजेपी बंगाल में नहीं आएगा। तो बीजेपी का रह गया है कि 3 साल 2026 तक वो शायद सेंट्रल में है। लेकिन अमरेंद्र जी तो बोलना बहुत दिन से बोल रहा है कि नेशनल गवर्नमेंट बनेगा। अभी मैं अमरेंद्र जी का सपोर्टर हूं, मेरे को भी बीजेपी का जितना सोच था बोल रहा है। यूपी इलेक्शन के बाद अमित शाह जी शायद दुबई में रहेंगे, बेटे के साथ आईपीएल के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। दूसरा बात है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अमरेंद्र जी का जो प्रपोजल है मेरे ख्याल से वो लागू हो जाएगा, नेशनल गवर्नमेंट हो जाएगा। तो नेशनल गवर्नमेंट जो हो जाए, जब हो जाएगा तो बीजेपी ने जितने सारे ये मर्सिनरी को इन लोगों ने लाया था, ये क्या पॉलिटिक्स करेगा। इससे पहले अच्छा है कम से कम ममता के पास रहने से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ममता शायद इन लोगों को, देखिए आप जो बोल रहे थे जितिन प्रसाद के बारे में, नेशनल मीडिया इतना बोला, ठीक है। जितिन प्रसाद मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में, यू कैन चेक राजीव जी, एक एमओएस था, सिर्फ एमओएस, ठीक है। मुकुल राय उस कैबिनेट में रेल मिनिस्टर था। लेकिन नेशनल मीडिया आज ये नहीं बोल रहा है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसको बीजेपी जाने से सब लोग बोल रहे थे बीजेपी के पास डोनाल्ड ट्रंप का छोटा भाई आ गया है, आज नहीं बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का छोटा भाई चला गया। ये नहीं बोलता है। ये गोदी मीडिया का बहुत बड़ा चीज है। जब ऐसे कुछ होता है ना, तब जो तब नेशन वांट्स टू नो, ऐसा कोई हुनकर हम लोग को सुनाई नहीं पड़ता है। कब नेशन दूसरे कहां पे चला जाता है, नेशन इतना भागता है जो नेशन को ढूंढने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। अजीब जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं, इनके कमेंट को भी लेता हूं। शहबाज बादशाह लिख रहे हैं, डीवी लाइव ने ऐसी पॉलिटिक्स का विरोध नहीं किया है और मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं और ऐसी पॉलिटिक्स का विरोध न करने वाले चैनल्स को पसंद नहीं करता हूं, सो आई एम गोइंग टू अनसब्सक्राइब। कोई बात नहीं शहबाज बादशाह जी, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आप मत देखिए हमारे चैनल को, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके जाने से या रहने से। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर सुनते जाइए कि अगर एक कोई भी घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम पे चर्चा करना जरूरी है, इसीलिए हम यहां चर्चा कर रहे हैं। आपको अगर यह पसंद नहीं आ रहा है कि मुकुल रॉय छोड़ करके भाजपा को क्यों चले गए बीजेपी में, आपको तब यह पसंद क्यों नहीं आया कि वो जब टीएमसी छोड़ करके भाजपा में चले गए थे, आपको तब वह पसंद क्यों नहीं आया, ये बात तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई शहबाज बादशाह, जब ये साथ साथ ये चर्चा का इंपॉर्टेंट पहलू है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि आज से नहीं 2013 से 2013 से लेकर के 2021 है,
तब कितने लोग, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे टीएमसी के हों, चाहे दूसरे विपक्षी दलों के हों, उनको भाजपा लेकर के अपने दल में चली, अपने पार्टी में चली आई, उनको टिकट दे दिया, हेलीकॉप्टर से सीधे लेकर के गए और कहीं ना कहीं वहां से टिकट दे करके और जितवा करके चले आए, एक अलग आंधी राष्ट्रवाद की फैलाकर, हिंदुत्व की फैला करके और आगे बढ़ गए और अपने ही कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के अपने, जो कि जिंदगी भर गर्मी में, बरसात में, सर्दी में, अपनी हर परेशानियों में जेब में से पैसे निकाल करके बीजेपी के लिए काम करते रहे, उनको टिकट नहीं दिया या उनको किनारे लगा दिया। ऐसे लोगों के बारे में शाहबाज बादशाह जी, क्या आपका कहना है, ये भी जरा बताइए। अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि सही का साथ दीजिए। गोदी मीडिया का अगर आपको साथ देना है तो बिल्कुल, बहुत सारे यहां पर चारों तरफ गोदी मीडिया ही है। आप जाइए, मैनिपुलेटेड मीडिया जिसको कि ट्विटर ने कहा था, उस मैनिपुलेटेड मीडिया की तरफ जाइए आप, बिल्कुल आपका उधर स्वागत होगा, बहुत स्वागत होगा, क्योंकि वहां तो आप जैसे लोगों का ही स्वागत होता है। लेकिन यहां अगर रहेंगे तो यहां दो टूक बातें होंगी, खरी खरी बातें होंगी, और वो बातें होंगी जो करना जरूरी है। आज की तारीख में अगर हम मुकुल राय की बात ना करें, आज की तारीख में अगर हम भाजपा की क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल में, इसकी बात ना करें, इसीलिए बात करना जरूरी है क्योंकि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री जो कि संसदीय पद पर बैठे हुए, वो जाकर के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भाषण देते हैं और बहुत ही गंदे लहजे में दीदी ओ दीदी कहते हैं किसी भी महिला के लिए। यह क्या सम्मानजनक बात होगी या अपमानजनक बात होगी? बादशाह या आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, जरा मुझे बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, क्या यह किसी भी महिला के लिए अगर इस ढंग से कहा जाए तो वो क्या, आप किसी को दीदी बोलेंगे लेकिन वो छेड़खानी वाले अंदाज में बोलेंगे, क्या कहेंगे इसे? ये भी जरा बताइए। तो बहुत सारी बातें हैं। और इसके अलावा अगर उसी दल के लोग कहें ममता बेगम, तो इसका क्या मतलब होता है? बेगम का मतलब क्या होता है, जरा ये भी बता दीजिए। आप तो मुझे लगता है कि उर्दू बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे शाहबाज जी, तो इसलिए आप बार बार मैं ये कहता हूं कि यहां अगर आप आते हैं, एक ऐसा मंच, अगर देशबंधु ग्रुप या हमारे डीबी लाइव ग्रुप को आप नहीं जानते हैं, ये टुटपुंजिया जो चैनल, टुटपुंजिया वर्ड कह रहा हूं मैं, टुटपुंजिया यूट्यूब चैनल्स की तरह डीबी लाइव नहीं है, ये भी याद रखिए आप लोग। मैं तमाम ऐसे साथियों को कह रहा हूं जिनको अगर हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, वो हमारा साथ छोड़ करके अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां बात खरी खरी होगी, दो टूक बात होगी। कांग्रेस गलती करेगी तो कांग्रेस की बात भी होगी, और टीएमसी गलती करेगी तो टीएमसी की बात भी होगी। लेकिन इस देश में पक्ष में अगर बीजेपी है, इस देश में बीजेपी का शासन है, तो इस वक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मीडिया को कहा जाता है कि मीडिया को भी विपक्ष की भूमिका, प्रतिपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। उसी भूमिका में हम हैं और उस भूमिका को निभा रहे हैं। कल को यहां पर अगर ममता बनर्जी कल को प्रधानमंत्री बन जाएंगी और वो गलतियां करेंगी तो हम ममता बनर्जी की भी खाल ऐसे ही उधेड़ेंगे जैसे आज हम उधेड़ते हैं मोदी की, या उनके नुमाइंदों की, या उनके और भी जो लोग हैं जो कह रहे थे अभी हमारे साथी कि विकेट पे विकेट या रन आउट करने में जो एक दूसरे के लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों की उधेड़ेंगे। भाई आप ऐसा मत सोचिए कि यहां बैठ करके हम भी, अगर हमको भी माफ कीजिए, हमें तकलीफ इस बात की होती है कि हमें भी उसी तराजू पे आप तौलने की कोशिश करते हैं, तो फिर तकलीफ होती है। और फिर मैं बोले बिना रुकता नहीं हूं, क्योंकि हम लोग बहुत ही मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। यह समय मीडिया के लिए बहुत खतरनाक समय है, और इस आपके लिए हम यहां बैठकर इंटरटेन नहीं करते हैं, और इस प्रोग्राम से हमको बहुत कमाई भी नहीं होती है कि हमारी रोजी रोटी चल जाती होगी। हम चाहते हैं दोस्तों कि समाज को, इस देश को कुछ तो अच्छा दे पाएं, इसीलिए करते हैं। यह समय मैं किसी और काम के लिए लगाऊंगा, जिस समय आप लोगों के साथ बैठता हूं, यह समय किसी और के साथ, और साथ साथ हमारे जो दो साथी बैठे हुए हैं, ऐसे कई साथी बैठते हैं, वो लोग अपना समय कहीं और देंगे तो ज्यादा कमाई कर लेंगे। लेकिन यहां बैठ करके देश को, समाज को, जो मैं बार बार कहता हूं कि कुछ बदलने, कुछ करने, कुछ परिवर्तन करने की चाहत है, उस चाहत के लिए हम यहां बैठते हैं। नहीं सुनना है, मत सुनिए, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां जाना है जाइए, लेकिन आप ऐसे आरोप लगाकर मत जाइए, इसलिए तकलीफ होती है। आप बहुत लोग आते हैं, ट्रोल आर्मी के बहुत ऐसे सदस्य होते हैं जो आते हैं, बातें करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, कई बार उस पर बात कर भी देता हूं, उनको मैं दूसरी ढंग से टैकल करता हूं। लेकिन आप जैसे लोग, और इसमें भी डेमोक्रेसी, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं डेमोक्रेसी क्या है, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में मेरे से बात करने से पहले आप जरा सोचिए, जाके पढ़िए, देखिए कि हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो जनतंत्र है, वो क्या है। इन सब चीजों को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर कैसे समझाऊं आपको
कि कैसे कार्यक्रम को किया जाता है, कैसे आपके साथ बैठ करके हम उन तमाम बातों को लेकर के आते हैं जो चाहते हैं कि हम आप तक पहुंचाएं, जो हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो कहीं गलत राह पे, कहीं जो भटकाऊ और भड़काऊ मीडिया है, बहुत सारे साथी लिखते हैं हमारे कि हाँ ऐसे गोदी मीडिया, आज की लिख रहे हैं, कई साथी ने लिखा कि गोदी मीडिया वाले अभी चुप हैं। आप देखिए पिछले 3 दिनों से एक तरफ जितिन प्रसाद आए, दूसरी तरफ सीधे बोलने लगे कि सचिन पायलट आ रहे हैं। अरे भाई सचिन पायलट से और क्या नाम है उनका, जोशी, रीता बहुगुणा जोशी बोली कि मैंने सचिन से बात की है। सचिन पायलट ने बोला कि शायद सचिन तेंदुलकर से बात की होगी, मेरे से तो बात नहीं की। तो इस ढंग से आग लगाने वाले मीडिया की बात अगर आपको माननी है तो माफ करें, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप हमारे चैनल से चले जाइए। आप जैसे लोग जिनको पसंद नहीं है आप छोड़कर चले जाइए। 4 लोग सुनेंगे मुझे, 4 लोग से 400 लोग, 400 से 4 लाख लोग बना लूंगा, मुझ में इतनी ताकत है। लेकिन यहां रह करके बकवास बातें डेमोक्रेसी के बारे में मत कीजिए, और अगर आपको लिखना नहीं आता मत लिखिए, लेकिन ऐसी बातें मत कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बातें यहां, क्योंकि ये कार्यक्रम में बार बार दूसरा कोई कार्यक्रम रहता, दूसरे लोग कहते कि आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ता तो कोई बात नहीं। चूंकि ये कार्यक्रम मैं बार बार कहता हूं कि कार्यक्रम 2 वे है, आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं, आपके कमेंट्स पे प्रतिक्रिया देता हूं, आपके कमेंट्स को देश दुनिया तक पहुंचाता हूं। इसीलिए यहां मुझे गंभीर लोग चाहिए, यहां बकवास करने वाले लोग नहीं चाहिए। कई लोग आते हैं ऐसे ट्रोल आर्मी के लोग जो बकवास करते हैं, उनकी बातों को मैं नजरअंदाज करता हूं। लेकिन बादशाह टाइप के लोग या बाकी लोग, आप लोग अगर ऐसे आएंगे और डेमोक्रेसी मुझे समझाएंगे तो माफ करें, आप जैसे लोगों की जरूरत मुझे इस कार्यक्रम में नहीं है। खैर कोई बात नहीं, बहुत सारे साथी लगातार लिख रहे हैं, मेरे समर्थन में भी लिख रहे हैं, और मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगा दोस्तों कि आप लोग इस कार्यक्रम को या मेरे अंदाज को, और हमारे खासकर मैं बताऊं कि मैं या मेरे साथी सुमन भट्टाचार्य साथ में जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जुड़े हुए हैं, आप एक एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ जुड़ते हैं, इनके पूरे अता पता सब कुछ रख दूंगा। आप खंगालिए कि ये लोग कौन हैं, आपको पता चलेगा कि मैं किन लोगों को बैठाता हूं या मेरे कौन लोग साथी हैं। हम उनमें से हैं कि जेब में 2 पैसा नहीं रहेगा लेकिन दिमाग है, और बुद्धि बांटूंगा। मैं पैसा ना बांट पाऊं लेकिन बुद्धि जरूर बांटूंगा, और बुद्धि लूंगा भी आप लोगों से। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां आप लोगों से मिल जाती हैं। बैठा रहता हूं और कार्यक्रम कर रहा हूं, कान पे ये ईपी लगा के बैठता हूं। देखिए ये आप लोग देख रहे होंगे, इसलिए क्योंकि पीछे से हमारे प्रोडक्शन से जो कुछ डेवलपमेंट होता है वो बताया जाता है, ये ईयरफोन कहलाता है, इसलिए कि क्या चल रहा है। लेकिन जब तक यहां आए उससे पहले कई लोगों, आप लोगों की बातें आ जाती हैं, आप लोगों की बातों से मैं बातें रख लेता हूं कई बार, तो ये आप लोग सहायक होते हैं। वो सहायता कीजिए, वो मदद कीजिए, ताकि आप और हम साथ साथ चलें, साथ साथ कुछ अच्छा कर पाएं। जो मैं बार बार कहता हूं कि एक बेहतर दुनिया बनाना संभव है, उस बेहतर दुनिया को बनाने में आप और हम एक साथ आए, एक मंच पे आए, इसकी जरूरत है। किसान आंदोलन देखिए, जिस किसान आंदोलन को अगर उसको गंभीरता से देखिए तो आज किसान आंदोलन 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। किसी को चिंता होती है कि वो खेती बाड़ी छोड़ करके, खेत खलिहान छोड़ करके, और उस गर्मी में, इस गर्मी में बैठे हुए हैं। किसके लिए बैठे हुए हैं? वो अपने लिए। आज अगर वो उगाना फसलों को छोड़ दें, क्या खाओगे आप, क्या खाएंगे हम? याद कीजिए उस वक्त ना आप पैदा हुए थे ना हम पैदा हुए थे, लेकिन इस देश में भुखमरी का आलम था। और एक एक दिन, उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने आह्वान किया था कि आप लोग आग्रह है मेरा कि आप लोग एक दिन उपवास रखिए, फास्ट रखिए। लोगों ने रखा। अमेरिका से गेहूं आता था लाल कलर का, वैसे दाने वैसे आते थे। आज फिर हरित क्रांति आई हमारे देश में। आज किसानों का क्या हाल है? आज पेट्रोल की कीमत कहां है? आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। इन सब पे चिंता नहीं करेंगे तो फिर क्या चिंता करें? और सबके जड़ में पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स की बात ना करें तो क्या करें? मेरे से कई बार ये बात मैं कहता हूं कि सब कुछ, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिक्स की चादर से लिपटी हुई है, और इसलिए उस चादर को बार बार साफ करना होता है दोस्तों, उसकी धुलाई करनी होती है, और उसकी धुलाई करने का काम मीडिया का है। ये बात आप समझिए, उस चादर की धुलाई करने का काम, उसको साफ करने का काम, क्योंकि चादर अगर मैली हो गई तो डेमोक्रेसी हमारी मैली हो जाएगी, हमारा लोकतंत्र खराब हो जाएगा। इसलिए आपको और हमको मिलकर के उस चादर को साफ करना होगा।
और इसीलिए हम और आप बैठते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा ज्यादा लेक्चर देने लगा हूं, लेकिन ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं दोस्तों कि आप लोग समझिए इस बात को और इस ढंग के बकवास बातें मत कीजिए प्लीज हमारे उसमें, क्योंकि एक एक कल से मैं ये करूंगा कि जो ऐसे बकवास होंगे उनको मैं ऐसे ही ब्लॉक करता जाऊंगा। आप मुझे क्या छोड़ेंगे, मैं आपको छोड़ता जाऊंगा। चलिए यही कर लेते हैं, मेरे पास उतना समय होता है, जब हमारे गेस्ट बोलते हैं मेरे पास समय होता है, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं, उस समय मैं बकवास वालों को जो बयान जो यहां पर लिखते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम और मैं बार बार अगर आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ता हूं तो मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं रोज। आप देखते होंगे कि माफ करें दोस्तों, ये सेंटेंस बोलता हूं मैं, क्यों बोलता हूं, क्योंकि मेरा ये कार्यक्रम आपके बेस पे है, मेरा ये कार्यक्रम वन वे नहीं टू वे है, इसलिए मैं कहता हूं कि यहां बकवास करने मत आइए, डेमोक्रेसी मुझे मत सिखाइए, डेमोक्रेसी आप पहले पढ़ के आइए, देख के आइए, इस देश की डेमोक्रेसी के बारे में समझ के आइए, फिर मेरे से बात कीजिए। फिर यहां आप चिट्ठा लिखिए, बड़ी बड़ी कहानियां लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं पूरी कहानी पढ़ूंगा, लेकिन कम से कम आप जैसे लोग, जो बादशाह जैसे लोग जो हैं, शहबाज बादशाह जैसे लोग, आप लोग थोड़ा सा ट्रोल आर्मी के सदस्य मत बनिए और जो देश की स्थिति है उस स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। खैर, बढ़ेंगे आगे दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी बात, अभी भी मैं कहूंगा, बात मेरी अगर बुरी लगी हो तो क्षमा चाहूंगा, आप लोगों को ऑन एयर कह रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये बात यहां रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने अपनी बातें रखी ताकि लोगों को यह न लगे कि कोई भी बैठ करके ऐरा गैरा टुच्चा टाइप का इंसान बैठा हुआ है और जो कुछ भी बोल रहा है, ऐसा नहीं है। मैं बार बार एक बात और जो अभी कह भी रहा था कि हमारे ग्रुप को, देश बंधु को, डीबी लाइव को अगर नहीं जानते हैं तो पहले आप जानने की कोशिश कीजिए। इसी हिंदुस्तान में आप लोग हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि 1959 से ये एक अखबार निकलता हुआ आज लगभग 62 साल से हम इस आंधी तूफान में एक दिए की तरह क्यों टिमटिमा रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद भी कई लोग पूछते हैं कि इन विपरीत परिस्थितियों में आप लोग कैसे पत्रकारिता कर रहे हैं, तो इस बात को समझने की, जो समझते हैं वो पूछते हैं, जो नहीं समझते हैं वो ट्रोल आर्मी के सदस्य बन जाते हैं। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे, माफ करें बहुत समय भी ले लिया और अभी लगातार चर्चा हो रही थी बात मुकुल राय के, आज कांग्रेस माफ करें टीएमसी से बीजेपी से टीएमसी में आने की चर्चा हो रही थी और हम और उनके बेटे भी। एक तथ्य यहां पर देना चाहूंगा, आज एक मजेदार वाकया हुआ, शायद सुमन जी आप भी ध्यान दिए होंगे, जब मंच पे आ रही थी ममता बनर्जी जब प्रेस को संबोधित करती हैं सुमन जी, तो एक बड़ी सी कुर्सी है, ऊंचे बैक वाली कुर्सी उनकी है जिसपे वो बैठती हैं, आपको याद, आप देखे होंगे। आज उन्होंने थोड़ा आवाज दीजिए, इनके सुमन जी की भी आवाज बढ़ाइए थोड़ा, आपका मुझे करेक्ट करेंगे करके ममता बनर्जी उस सिंहासन जैसी चेयर को हटा देती है करके और दूसरे नंबर पे अपने बगल में मुकुल राय को बैठाई, जो ये एक सम्मान की बात है। आखिर मुकुल राय ममता बनर्जी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये बात यहां से समझ में आती है। अभिषेक बनर्जी वहां बैठते थे, अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं वो किनारे हो गए और मंच पे चढ़ते समय भी ममता, उसके बाद अभिषेक थे, अभिषेक ने अपने आप को पीछे किया, मुकुल राय को आगे जाने बोला, मुकुल आगे गए, ममता उस कुर्सी को हटा करके प्लास्टिक के चेयर पे ममता भी बैठी, मुकुल भी बैठे, अभिषेक भी बैठे, शुभ्रांशु राय भी बैठे और उसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की। तो ये सब बहुत छोटी छोटी, बहुत मायने रखने वाली बातें हैं जो हम पत्रकारिता करते हैं तो हम लोग उस पर ध्यान देते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और पॉलिटिक्स में दोस्तों ये सारी चीजें कि कहां कौन कितना संवेदनशील है, इसे कहते हैं सेंसिटिविटी। ये कितना सेंसिटिव है इंसान, ये समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं और ये सारी बातें करना जरूरी है। इसीलिए हम जो चर्चा करते हैं बहुत गंभीरता से करते हैं। सवाल यह है, एक बार फिर से सुमन जी आपके पास, अमलेंदु जी को थोड़ा आराम देना चाहता हूं बीच बीच में, इसलिए क्योंकि उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है जब से वो कोरोना से निकले हैं। मुकुल राय नारदा और शारदा घोटाले में घिरे हुए थे, आपको याद ही होगा, जब उन्होंने भाजपा में जाकर एक तरह से शुद्धिकरण किया था। सुमन जी शायद वर्ड सही यूज कर रहा हूं, शुद्धिकरण, भाजपा में जाकर के एक तरह से शुद्धिकरण किया था। अब क्या उनके दामन पर फिर से दाग दिखाने की कोशिश भाजपा करेगी, जो शुरुआत में आप कह रहे थे कि शायद आज कल में परसों में उनके यहां एक नोटिस पहुंच जाए, अब आपको लगता है कि फिर से वो सारी चीजें, वो सारे चक्र फिर से वापस घूमेंगे? बिल्कुल शुरू हो जाएगा राजीव जी, क्योंकि आप देखेंगे ये जो नारदा ने
जो 4 लोग अरेस्ट हुए थे, उनमें से 3 तृणमूल का आज का डेट का एमएलए था, लेकिन एक ऐसे हस्ती थे जो पूर्व तृणमूल का विधायक था, मिनिस्टर भी था, पूर्व कोलकाता का मेयर था शोभन चटर्जी, लेकिन वो जो भाजपा में ज्वाइन कर गया था। लेकिन इस विधानसभा पहले उसके साथ भाजपा का थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, और उन्होंने चुनाव में भाजपा के साथ नहीं दिया। तो जब भाजपा ने देखा कि हम तीनों को अरेस्ट करवा रहे हैं, तो उसके साथ शोभन चटर्जी को भी अरेस्ट करवा दिया। आप जो बोलना चाहते हैं, मैं बिल्कुल वही बात पहले भी बोला हूं। मेरे ख्याल से मुकुल राय के खिलाफ सीबीआई और ईडी का कार्रवाई आज से शुरू हो गया है। 2-3 दिन में मुकुल राय के पास एक नोटिस या उसके घर पे सीधा सेंट्रल फोर्स भी पहुंच सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा होने वाला है। लेकिन आपने जो पहला जो इंस्टेंस दिया, मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूं। ये जो आपने बोला वाला बात, ये बहुत सेंसिटिव नहीं, इसमें बहुत बड़ा बात भी है। बड़ा बात इसलिए है, जब मैं कोई गोदी मीडिया भी मेरे को बुलाता है डिस्कशन के लिए, जब मैं प्राइम मिनिस्टर की क्रिटिसाइज करता हूं तो बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर का क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है, ये सब कुछ बोलते हैं। देखिए, ये लोग भूल जाते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से और उसके बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। आई रिपीट द वर्ड, मतलब भारतीय संविधान में बहुत अच्छी तरह से ये लिखा गया है, फर्स्ट अमंग द इक्वल। इट इज नॉट दैट उन्होंने वो जो मिनिस्टर है, जो एक दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर है, उससे सम्मान नहीं या किसी से ज्यादा है। ही इज द लीडर, ही इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट। लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो गोदी मीडिया है, ये जो भक्त स्कूल है, ये प्राइम मिनिस्टर को ऐसे एक पेडिस्टल में बैठा दिया है जहां से वो जो कुछ है और दूसरे के और सारा बाकी सब लोग बेकार। ममता ने आज वो दिखा दिया, ममता ने स्टेज का जो चेयर के बाद बोल रहे हैं वो ये दिखा दिया, जो मेरे साथ मेरे जो दूसरे को है वो जिस चेयर में बैठ सकता है उसी चेयर में मैं भी बैठ सकती हूँ। ये बहुत बड़ा आप जैसे रिपोर्टर या एडिटर्स को फॉलो किया है, मेरे ख्याल से सारा देश को ये देखना चाहिए। ये सिर्फ मुकुल राय के लिए नहीं, ये उस वहां पे स्टेज पे हमारे बहुत सीनियर मिनिस्टर जो ममता के भी गुरु भी है, सुब्रतो मुखर्जी था जो हमारा, वो भी अरेस्ट हुआ था, रूरल डेवलपमेंट का मिनिस्टर, हमारा जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है वो भी था। तो ये सारे जिस ढंग की चेयर से, आप जिसको प्लास्टिक का चेयर, बिल्कुल सही, प्लास्टिक का चेयर में जैसे जिस चेयर में सुब्रतो मुखर्जी बैठे, चेयर में चटर्जी बैठा, चेयर में मुकुल राय को भी आज बैठना पड़ा, उसी चेयर में ममता बनर्जी बैठा। कभी सोच सकते हैं कि किसी जगह पे एक प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी जाता है और दूसरे सारे बीजेपी का मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी जी उनके एक ही तरह की चेयर में बैठेंगे? मेरे ख्याल से अगर कोई नेशनल को अच्छी तरह से, और नेशनल पॉलिटिशियन दूसरे भी जो अगर ममता को फॉलो कर रहे हैं, ममता बनर्जी अभी से ये सारा देश को संदेश देना चाहता है, इवन इफ I am challenging Modi, even on the face of the opposition, I am just first among the equal and nothing more than that. ये जो सोच है, ये सोच हमारे देश में नेहरू जी ने लाया था, ये सोच हमारे देश में गांधी ने लाया था। ये बहुत हमारे लिए दुख की बात है, मोदी जी जैसे लीडर ये सोच को तोड़ना चाहता है। आप अगर लीक टेप, अगर मोदी जी और अमित शाह जी की पुराना लीक टेप देखेंगे तो अमित शाह जी मोदी को साहब बोल के बुलाता है, साहब, ठीक है, वो मोदी जी बोलता है, साहब बोलता है। तो ये जो पॉलिटिशियन का आपने जो बोला सेंसिटिविटी, ये पॉलिटिशियन की क्लास को समझ, क्लास को डिपिक्ट करता है। ये पॉलिटिशियन अपने दूसरे कॉलीग को, अगर मैं एक दूसरा शब्द व्यवहार, अपना कॉमरेड को कैसे देखता है। ममता बनर्जी आज दिखा दिया, उन्होंने अपने एक छोड़े जो उनको छोड़ के गए थे, वो कैसे दिखते हैं। ये
एक मैसेज है, ये एक संदेश है। ये पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट थिंकिंग दैट आई एम ए किंग और आई एम ए क्वीन एंड आई कैन डिनाउंस एवरी अदर ह्यूमन। आप अगर आदित्यनाथ जी या ममता जी, मोदी जी या अमित शाह जी की जो बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, आप अमित शाह जी के अभी तक मैंने जितने मैगजीन के कवर में तस्वीर देखा हूं, ही हैड क्रॉस्ड हिज लेग एंड उन्होंने ऐसे बैठ जैसे भारत की सुल्तान बैठे हैं। वो अपने दिमाग में उसका ये अच्छा जो मैं भारत का सुल्तान हूं, मैं जो भी चाहता हूं मैं कर सकता हूं। मैं आपको बता देता हूं राजीव जी, इसके लिए मेरे को अमित शाह जी मेरे को अरेस्ट भी कर सकते हैं, मेरे को कुछ आता नहीं है। ये अमित शाह 2024 के बाद जिस दिन जेल में जाएंगे, उसको उनको देखिए, उनका खुद का बेटे के सिवा एक बीजेपी का एमपी भी नहीं खड़ा रहेगा। जिस दिन उन्होंने कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो बीएडी चिदंबरम के साथ किया या डी शिव के साथ किया, कांग्रेस का दो वरिष्ठ नेता के बिहेवियर किया, उसी बिहेवियर उसके पास एक दिन वापस आएगा। यही हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, यही नेचर है। आप जैसे दिखाएंगे उसी तरह से आपके पास वापस आएगा। ममता दिखा दिया जो मैं इस सोच के साथ नहीं चलता हूं, मेरा जो सोच है वो अपना कॉलीग को, पुराना कॉमरेड जो आज मेरे साथ वापस आ रहा है, उसको मैं ऐसे ट्रीट करता हूं। ये आपको आपने देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं भी वो देख रहा था, क्योंकि मैं ममता बनर्जी को 30 साल से पहचानता हूं। मैं जानता हूं वो अपने एक कॉलीग को खिलाए बिना अपना खाना नहीं लेता। ये जो ममता बनर्जी का सोच है, ये उसका जो पॉलिटिक्स का ये है, इसीलिए उसको दीदी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए कोई उसको साहब या मैडम नहीं कहते हैं। वो एक एक पार्टी का, तृणमूल पार्टी का जो एक साधारण सदस्य है, उसके लिए भी दीदी है, मुकुल राय के लिए भी दीदी है। यही अंतर है। मेरे आप जो बात शाहबाज बादशाह को देते, वो बिल्कुल सही बात है, वही मैं बोलने जा रहा था। डेमोक्रेसी इज वेरी डिफरेंट। ये शाहबाज बादशाह या दूसरे जो भक्त लोग हैं, वो भूल जाते हैं गोवा में कैसे प्रमोद सावंत का गवर्नमेंट बना था। वो भूल जाते हैं अरुणाचल में नामुकी को गवर्नमेंट को गिरा के कैसे ये लोग बिना पहला गवर्नमेंट बनाया था, और भूल जाते हैं मणिपुर में कैसे गवर्नमेंट बनाया था। तो बीजेपी का जो पिछला 7 साल का है, वो ऐसा ही जोड़ तोड़ का पॉलिटिक्स है। लेकिन आज बीजेपी दूसरा चांटा लगा। ममता ने उसको दिखा दिया, तुम जो लैंग्वेज में कह रहे हो, मैं भी वो लैंग्वेज जानता हूं, और मुकुल राय वो सामने ला दिया। अभी मैं सोशल मीडिया में बहुत सारे भक्त लोग मेरे को बोले कि मुकुल राय क्या है, मुकुल राय कुछ भी नहीं है। तो उसमें एक बंदा के बहुत अच्छा लिखा, मुकुल राय कुछ भी नहीं है। तो ये सोच लीजिए मुकुल राय का घोड़ा था जिसको ममता जी ने आपके अंदर डाल दिया और आपका पूरा खा गया। उसके बाद ममता जी जब चीफ मिनिस्टर बना, वापस आ गया। तो आप लोग कितना बेवकूफ है सोचिए। देखिए, बीजेपी के लिए आज कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है। अगर बोलेगा मुकुल राय कुछ भी नहीं है, तो आपने उसको नेशनल बैंक क्यों बनाया, और अगर बोलते हैं बहुत कुछ है तो आप क्यों आ गए। इसीलिए आप देखेंगे जो नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ पे आयतुल्लाह खमेनी के पास बराबर जो होने जा रहा है, कोई भी दूसरा कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है मेरे ख्याल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमन जी। लेकिन दोस्तों, समय जो है वो ज़्यादा मतलब ख़त्म हो चुका है, ऑलरेडी ज़्यादा ले चुका हूं आप लोगों का, और लगातार कई साथी जो हैं कमेंट कर रहे हैं और बहुत सारी अपनी बातें रख रहे हैं, जिसको मैं आप लोगों के बीच, हालांकि आप लोग, मैं भी पढ़ रहा हूं, लगातार पढ़ रहा हूं। आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे समर्थन में या प्रोग्राम के समर्थन में आप लोग लिखते हैं, बातें करते हैं और अलग अलग ढंग से अपनी बातें रखते हैं। लेकिन देश दुनिया और तमाम बातों पर, देश की परेशानियों पर चिंता करना और उस पर सही बातें आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए हम इस कार्यक्रम को करते हैं और आप लोगों तक वैसी बातों को, वो जो
कुछ भी चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। चलिए, आपने एक पक्ष सुन लिया, चाहे वो गोदी मीडिया का पक्ष सुन लिया, आप हमारा भी इस मीडिया का भी एक पक्ष सुन करके देखिए कि हाँ क्या है, उसके बाद आप तय कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जो बातें कर रहे हैं यहां उसी पे आप भरोसा कर लीजिए, आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, मत कीजिए भरोसा। लेकिन इतना तो जरूर है कि आप एक पक्ष सुनते हैं तो दूसरे पक्ष को भी सुनिए और उसके बाद अपना दिमाग लगाइए कि क्या सही है क्या गलत है। खैर, बहुत ज्यादा समय हो गया है, बहुत सारे साथी लगातार लिख रहे हैं, आप लोगों से माफी चाहूंगा कि आप लोगों के जो विचार हैं मैं नहीं यहां ले पा रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं जरूर और इसके बाद भी पढ़ता हूं, प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी। अब चूंकि 9 बजे से दूसरा कार्यक्रम करना है और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात भी चल रही है दोस्तों। तो क्या उत्तर प्रदेश का बंटवारा होगा, एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के साथ सीधे रात 9 बजे खरी खरी में आपके साथ जुड़ेंगे और देखना मत भूलिए और आप सबका इंतजार रहेगा दोस्तों रात 9 बजे। उससे पहले, जाने से पहले धन्यवाद देना चाहता हूं सुमन जी, बहुत ही विस्तार से आपने बहुत सारी चीजें, एक एक चीजें आपने जो बताई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीधे कोलकाता से जुड़ते हैं और हमारे लिए सौभाग्य होता है कि ग्राउंड जीरो से आप जुड़ करके और बहुत तमाम बातें आप बताते हैं जो हम तक, मतलब मुझको, हमारे दर्शकों को, हमारे पैनलिस्ट जो अन्य पैनलिस्ट होते हैं उनको, उनका ज्ञानवर्धन होता है। तो एक बार फिर से आपको बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपका भी कि आप, तबीयत आपकी खराब है, बुखार से आप पीड़ित हैं, उसके बाद भी आप बैठे हुए हैं, इसलिए आपको भी बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी। और तमाम साथियों, आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे, आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया और लगातार आप लोग जो हैं वो अपने कमेंट लिख रहे हैं। मनप्रीत जी हैं, असलम चिश्ती हैं, सैफुद्दीन आलम हैं, इस्लाम है, माफ करें, फिर सुमित पुनिया है हमारे साथ में, फिर बाबूराव राउत हैं, सीमा खातून लगातार बनी हुई हैं और आफसा खान लगातार बनी रही हमारे साथ में और सैफुद्दीन इस्लाम लगातार बने हुए हैं। तो तमाम साथियों, अब 9 बजे आप लोगों का इंतजार रहेगा और बात उत्तर प्रदेश की, क्या उत्तर प्रदेश का बंटवारा होने जा रहा है, एक बड़ा सवाल। इस सवाल के साथ 9 बजे हाजिर होऊंगा, तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।